नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास पर न बातचीत करते हुए बातचीत करेंगे डॉक्टर बच्चन सिंह कृत हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास के ऊपर, जिसमें कि हम रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रावृत्त, आत्मकथा और जीवनी पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और इस उम्मीद से देखेंगे कि ये सभी प्रश्न आगामी यूजीसी नेट, यूपी टीजीटी पीजीटी और अनेक शिक्षक भर्तियों के दृष्टिकोण से उपयोगी होंगे। जब हम बच्चन सिंह पर बातचीत कर रहे हैं तो इसका मतलब नहीं है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल इतिहास सीरीज कंटिन्यू नहीं रहेगी, बिल्कुल रहेगी। थोड़ा सा मूड को फ्रेश करने के लिए हमने ट्रैक को चेंज किया है ताकि हम बोरियत से बचें और एक नई एनर्जी के साथ दोबारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल को पढ़ें। जिन भी प्रश्नों को हमने यहाँ पर कलेक्ट किया हुआ है वो बच्चन सिंह के इतिहास ग्रंथ पर आधारित है, जिसमें आप देख रहे हैं जो पहला प्रश्न है, संस्मरण रेखा चित्रों के प्रवर्तक लेखक किसे माना जाता है। ऑप्शन दिया गया है पदम सिंह शर्मा, श्री राम शर्मा, महादेवी वर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी। तो चारों नाम दिए गए हैं, आपको बतलाना है कि यदि संस्मरण की बात की जाए, रेखाचित्र की बात की जाए तो उसके प्रवर्तक के तौर पर कौन हो सकते हैं। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है, पदम सिंह शर्मा को बच्चन सिंह ने माना है कि संस्मरण रेखा चित्रों के प्रवर्तक लेखक माना जा सकता है। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, पद्य पराग किस विधा की रचना है। ऑप्शन दिया गया है संस्मरण, रेखा चित्र, जीवनी, आत्मकथा। पद्म पराग, आप देख रहे हैं कि ये विधा यहाँ पर पूछा जा रहा है और अक्सर हमने देखा है कि अन्य गद्य विधाओं का जब भी हम अध्ययन करते हैं तो यही विधाओं को लेकर कंफ्यूजन होने लगता है कि कौन सी रचना किस विधा में है। उसी तरीके से आप अपना दिमाग दौड़ाना शुरू कर चुके होंगे कि पद्म पराग किस विधा की रचना है। ऑप्शन हमने यहाँ पर पढ़ दिया है, सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, रेखा चित्र के अंतर्गत है। और नाम से ही पता चल रहा है कि पदम सिंह शर्मा की ये रचना हो सकती है, ठीक है, उन्होंने इसमें रखा हुआ है। अगला प्रश्न है, प्रबंध मंजरी किस विधा की रचना है। यहां पर भी विधाओं से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है। प्रबंध मंजरी, ऑप्शन दिया गया है संस्मरण, रेखाचित्र, जीवनी, आत्मकथा। आप अपना दिमाग दौड़ाना शुरू कर चुके होंगे कि आखिरकार हमने प्रबंध मंजरी पढ़ा था, फला की रचना है लेकिन किस विधा में। इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो गया ऑप्शन ए हो गया, संस्मरण में लिखी गई है प्रबंध मंजरी। अगला प्रश्न है, पदम पराग और प्रबंध मंजरी किसकी रचना है। हमने प्रश्नों के बहाने इन रचनाओं के विधागत स्वरूप के बारे में जानकारी हासिल कर ली कि कौन रेखा चित्र है, कौन संस्मरण है। अब यहाँ पर एक कंप्लीट प्रश्न बन रहा है कि ये रचनाएं किसकी हैं। ऑप्शन दिए गए हैं पदम सिंह शर्मा, श्री राम शर्मा, महादेवी वर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी। जब भी अन्य गद्य विधाओं की बात होगी तो यही नाम आपको बार बार ऑप्शन में दिखाई पड़ सकते हैं। इसका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, पदम सिंह शर्मा की ये दोनों रचनाएं हैं, एक रेखा चित्र है और दूसरा संस्मरण है। तो इसको जरूर ध्यान में रखिए। आप कितना भी अध्ययन करके जाएंगे, इस तरीके से छोटे प्रश्न भी परीक्षाओं में कई बार मुश्किलें खड़ा कर देते हैं, परेशानी में डाल देते हैं। तो किसी भी प्रश्न को हल्के में नहीं लेना है, न उसके स्ट्रक्चर को हल्के में लेना है, न उसके पूछने के ढंग को हल्के में लेना है। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, माटी की मूर्तें। तो तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा कि महादेवी वर्मा की रचना कौन सी नहीं है। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी हो गया, माटी की मूर्तें जो रचना है महादेवी वर्मा की नहीं है। बाकी ऊपर की जो तीनों रचनाएं हैं ये महादेवी वर्मा की है। अगला प्रश्न है कि माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है। ऑप्शन दिया गया संस्मरण, रेखाचित्र, जीवनी, आत्मकथा। माटी की मूर्तें आपके दिमाग में आना चाहिए कि किसकी रचना है, ठीक है। और यहां पर फोकस करना है कि किस विधा में। आपके दिमाग में इसलिए आना चाहिए माटी की मूर्तें कि अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे होंगे तो वहां पर जरूर इसके लेखक का नाम आपके दिमाग में होगा, नहीं होगा तो आपको थोड़ा सा अपने पर ध्यान देने की जरूरत है। लिखने के लिए मैं सारी चीजें लिख दूंगा,
आपको मैंने संकेत रूप में भी लिख दिया है, लेकिन हमारा फोकस क्या है इस प्रश्न के बहाने किस विधा में है ये चीज आप जान जाए। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन ए है, संस्मरण में लिखी गई है माटी की मूर्ति। और बच्चन सिंह ने इसके लिए एक शब्द प्रयोग किया है, आत्मीय संस्मरण। ये भी बड़ा ही अलग ढंग का शब्द है। संस्मरण तो है, लेकिन आत्मीय संस्मरण उन्होंने शब्द इसके लिए प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है, गेहूं और गुलाब किस विधा की रचना है? बचपन की कक्षाओं में भी आपने गेहूं और गुलाब नाम की विधा को पढ़ा होगा, लेकिन बचपन में उतना नहीं पता होता है कि आगे चलकर हमें इसी तरीके के प्रश्नों से मुठभेड़ करना होगा, लड़ना होगा। तो गेहूं और गुलाब किस विधा की रचना है? ऑप्शन दिया गया है संस्मरण, रेखाचित्र, जीवनी, आत्मकथा। ठीक है, और ये किसकी रचना है ये भी आपके दिमाग में आ रही होगी। आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, आ ही रही होगी। गेहूं और गुलाब किस विधा की रचना है? इसका जो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन बी है, ये रेखा चित्र है। ठीक है, गेहूं और गुलाब रेखा चित्र विधा में लिखी गई है। अगला प्रश्न है, बिल्लेसुर बकरिया और कुल्ली भाट किसकी रचना है? ऑप्शन दिए गए हैं शांति प्रिय द्विवेदी, रामवृक्ष बेनीपुरी, निराला, महादेवी वर्मा। तो दोनों रचनाएं किसकी हैं? सही जवाब है इसका, आप अपने दिमाग को दौड़ाना शुरू कर चुके होंगे कि सर हमने कई बार रिवीजन कर लिया है, इसलिए ज्यादा वक्त मत लीजिए। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला की रचना है बिल्लेसुर बकरिया और कुल्ली भाट। कैसे ट्रैक चेंज हो रहा है, जब आप कविता पढ़ेंगे तो राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति और तमाम तुलसीदास इत्यादि कविताएं आपके दिमाग में आएंगी, तोड़ती पत्थर निराला की। लेकिन वही व्यक्ति अन्य गद्य विधाओं में इस तरीके की रचनाएं लिख रहा है, बिल्लेसुर बकरिया और कुल्ली भाट जैसी रचनाएं सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला की है। अगला प्रश्न है, हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी थी? 252 वैष्णव की वार्ता, 84 वैष्णव की वार्ता, भक्तमाल, अर्ध कथानक। कौन सी रचना जो कि हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है? सही जवाब आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा और उसके राइटर का नाम भी आ रहा होगा। सही जवाब है ऑप्शन डी, अर्ध कथानक। इसके प्रकाशन वर्ष से कई बार सवाल पूछा जाता है, ठीक है, और लेखक से सवाल पूछ लिया जाता है, और विधा के रूप में आत्मकथा के अंतर्गत ये आती है। तो सारी चीजें अपने दिमाग में आप रखिए। हिंदी की पहली आत्मकथा अर्ध कथानक। अगला प्रश्न है, यात्रा वृत्तांत लिखने वालों में शामिल नहीं है। राम नारायण मिश्र, सत्यदेव परिव्राजक, राहुल साकृत्यायन, श्री राम शर्मा। कौन है जो कि यात्रा वृत्तांत लेखकों में नहीं पाए जाते? थोड़ा सा ये मौलिक ढंग का प्रश्न है और इसका जो आधार हमने लिया है वो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ही है। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, श्री राम शर्मा। उपरोक्त जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं वो सभी कहीं कहीं कोई न कोई यात्रा वृत्त लिखा हुआ है, लेकिन श्री राम शर्मा इसमें सही जवाब है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि कुछ आप बीती कुछ जग बीती किसकी अधूरी आत्मकथा है? ऑप्शन दिए गए हैं यशपाल, अज्ञेय, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरिवंश राय बच्चन। कुछ आप बीती कुछ जग बीती, ये भी रचना कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। आपको ध्यान में रखना है कि ये अधूरी रचना है और आत्मकथा के अंतर्गत है। सही जवाब है ऑप्शन सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिनको कि आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है और उन्होंने नाटक समेत अन्य कई गद्य विधाओं का जन्म दिया, उनमें लिखने का प्रयास किया, जिसमें कि नाटक और निबंध में काफी इनका रोल रहा। यात्रावृत्त भी ये लिखे, बहुत सारी चीजें लिखे हैं, और जब शुक्ल जी पर हम बातचीत कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज उनकी भी आएगी तो और चीजें क्लियर होंगी। तो कुछ आप बीती कुछ जग बीती किसकी अधूरी आत्मकथा है? सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है कि निराला की साहित्य साधना किस विधा की रचना है? निराला की साहित्य साधना किस विधा की रचना है? ऑप्शन दिया गया संस्मरण, रेखाचित्र, जीवनी, आत्मकथा। निराला की साहित्य साधना आपके दिमाग में आ रहा होगा कि किसने लिखा हुआ है, ठीक है, रामविलास शर्मा की के द्वारा लिखी गई है जीवनी। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, निराला की जीवनी है और कुल 3 खंडों में विभक्त है, और उनके प्रकाशन कब कब हुए हैं ये सारी चीजें आप अन्य गद्य विधाओं के अंतर्गत जरूर पढ़े होंगे, और एक बार इस पे फोकस कीजिए। 1969, 70, 71 इसी के आसपास में उन्होंने लिखा हुआ है, तो चीज ध्यान में रखिए। निराला की साहित्य साधना। रामविलास शर्मा के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने कोई इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा, फिर भी इन्होंने बहुत बड़े बड़े कवियों पर काम किया, लेखकों पर काम किया, जिसमें आप देखें तो तुलसीदास पर काम किया, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र पर काम किया,
इसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी पर काम किया, प्रेमचंद पर काम किया और यहाँ पर निराला पर काम किया। तो 4-5 इनके ऐसे काम हैं जो कि इतिहास को कंप्लीट करते हैं। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा के जीवनीकार हैं। आप देखेंगे कि किसी भी एग्जाम में जाएंगे, आवारा मसीहा से किसी न किसी तरीके का सवाल होता है, चाहे विधा से रिलेटेड हो, चाहे रचनाकार से रिलेटेड हो, चाहे कितने साल लगे थे इसको लिखने में या किसकी जीवनी, ये सारी चीजें पूछी जाती रही। आवारा मसीहा बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, देखने में छोटा यहाँ पर लग रहा है लेकिन ये तथ्यों से भरा हुआ है और यूजीसी नेट के सिलेबस में भी लगा है। रामविलास शर्मा, विष्णु प्रभाकर, अमृत राय, विष्णु चंद्र शर्मा। तो आवारा मसीहा के जीवनीकार कौन है, लिखने वाले कौन है? सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रिय विद्यार्थियों, लेकिन कई बार हमने देखा है कि जो आता हुआ प्रश्न है उसका उत्तर आता है तो हम ज्यादा खुश हो जाते हैं और कुछ और लगाकर चले आते हैं। है इसमें विष्णु विष्णु 2 लोग हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि असली विष्णु कौन है। सही जवाब है ऑप्शन बी, विष्णु प्रभाकर। इसकी जीवनी है, ये सब आप जान रहे हैं, शरद चंद्र सब चीजें जान रहे हैं, बस क्या है कि हर एक चीज बताना नहीं चाहते। आप खुद से भी बात कीजिए कि मैं जान रहा हूं कि नहीं जान रहा हूं। नहीं जान रहा है तो एक बार फिर से आप अपने पढ़ाई पर जरूर फोकस कीजिए और कंसंट्रेशन पर जोर दीजिए। अगला प्रश्न है, नजरुल इस्लाम के जीवनीकार है। ऑप्शन दिया गया रामविलास शर्मा, विष्णु प्रभाकर, अमृत राय, विष्णु चंद्र शर्मा। तो नजरुल इस्लाम की जीवनी लिखी हुई है। सही जवाब है ऑप्शन डी, विष्णु चंद्र शर्मा ने नजरुल इस्लाम और मुक्तिबोध की जीवनी लिखने का प्रयास उन्होंने किया हुआ है। अगला प्रश्न है, कलम का सिपाही के जीवनीकार है। कलम का सिपाही जैसे आता है तो आपके दिमाग में एक खास कथा सम्राट का नाम आता है, तो इसके जीवनीकार कौन है, जो रचना है कलम का सिपाही? ऑप्शन दिया गया रामविलास शर्मा, विष्णु प्रभाकर, अमृत राय, विष्णु चंद्र शर्मा। तमाम ऑप्शन दिए गए। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, अमृत राय ने कलम का सिपाही लिखा। इसी तरीके से आपने पढ़ा होगा कलम का मजदूर, ठीक है, प्रेमचंद घर में, ढेर सारी रचनाएं प्रेमचंद से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो कलम का मजदूर भी हमने बताया आपको। तो इसी हिसाब से आपको याद रखना है, कलम का सिपाही यूजीसी नेट के सिलेबस में भी और कई जगहों पर महत्वपूर्ण पाठ्यक्रमों में शामिल है। ये भी सवाल प्राय घूम फिर कर आता रहता है एग्जाम में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आत्मकथाकार नहीं है। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने अपनी आत्मकथा ही नहीं लिखी? ऑप्शन दिया गया राजेंद्र प्रसाद, हरिवंश राय बच्चन, यशपाल, मुक्तिबोध। तुरंत आपके दिमाग में आया होगा कि हमने अन्य गद्य विधाओं के अंतर्गत फला फला की आत्मकथाएं पढ़ी थी, राजेंद्र प्रसाद की भी पढ़ी, हरिवंश राय बच्चन की भी पढ़ी, यशपाल की भी पढ़ी, लेकिन मुक्तिबोध की कोई ऐसी आत्मकथा नहीं है जो कि आप पढ़े होंगे। हालांकि मुक्तिबोध से तो नहीं मुलाकात है, लेकिन इनके बेटे से हमारी मुलाकात रही और बातचीत में बताया कि पिताजी की आखिरी इच्छा थी कि जो कुछ बचा है उसे भी लिखे, और कोई भी रचनाकार हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे परीक्षार्थी हो, वो कभी पूरा नहीं होता है, उसमें हमेशा अधूरापन लगा रहता है और ऐसे करते करते पूरा जीवन खत्म हो जाता है। तो इसी तरीके से आपको समझना है कि एक प्रश्न जिस हिसाब से हमने पूछा था उसका सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि अर्ध कथानक किसकी आत्मकथा है? बनारसी दास जैन, बनारसी दास चतुर्वेदी, रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र। अर्ध कथानक किसकी आत्मकथा है? इसी से रिलेटेड ऊपर हमने एक प्रश्न पूछा हुआ था। सही जवाब है ऑप्शन ए, बनारसी दास जैन, जो कि हिंदी की पहली आत्मकथा कही जाती है। यहाँ पर हमने नगेंद्र का नाम दिया हुआ, कहीं न कहीं इनकी भी आत्मकथा का जो शीर्षक है इसी से मिलता जुलता हुआ है, हमने जानबूझकर दिया हुआ है। आप सभी के लिए होमवर्क है कि एक बार जरूर कमेंट करके बताइए कि नगेंद्र ने इसी से मिलती जुलती हुई कौन सी रचना लिखी हुई है। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न बहुत कम थे और आपको नहीं बोलना चाहिए हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हुए कि आपको संख्या पर नहीं जाना है, बल्कि उसके गुणवत्ता पर जाना है, गुणवत्ता की गहराई में जाना है, उसमें गोता लगाना है। आप देख रहे हैं कि प्रश्न बहुत ज्यादा नहीं थे, लेकिन सब एकदम से गुणवत्ता से भरे हुए थे और परीक्षाओं में आने के पूरे चांसेज इनके। और हमारी कोशिश ये रहती है कि जितना पढ़ाएं उसमें अधिकतम सवाल आने के चांस रहे और कम से कम इसी बहाने आपने संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रावृत्त, आत्मकथा और जीवनी को लेकर एक बार अपने दिमाग को मांजने का प्रयास किए होंगे। तो आज के प्रैक्टिस सेट को लेकर आप सभी की प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।